एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं दीपिका यादव। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली आप सबकी नजर। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। और शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट में। एक बार फिर से तनाव बढ़ने के बाद से ईरान ने फिर एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का फैसला किया। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। तेल टैंकर्स और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। और इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने सिरीक और किरगन मिनाब के इलाकों में मिसाइल अटैक किया। इसके साथ ही ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भी हमला किया गया। ये मिसाइलें किन इलाकों में गिरी हैं ये अब तक साफ नहीं है। पूर्वी हॉर्मुज गन प्रांत के तटीय इलाकों में कोस्टल एरियाज में सिरिक में रहने वाले लोगों ने 3 धमाकों की आवाजें सुनी। इसके अलावा केशम द्वीप पर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 4 शहरों को अमेरिका ने इस ताज़ा हमले में टारगेट किया, जिसमें इस्फहान है, केशम द्वीप है, तेल टैंकर। और एक और बड़ी खबर यह है कि इन हमलों के बाद, अमेरिका के इन ताज़ा हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और जैसा कि ईरान पहले दिन से ये कहता आया है कि अगर अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करते हैं तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे। और ठीक वैसा ही कल भी हमने कुछ देखा कि ईरान ने भी अमेरिका के कई ऐसे बेसिस जहां पर हमले किए थे। और अब अमेरिका के हमले और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है कि ईरान पर हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे, पहले से ज्यादा हमले करेंगे। इन हमलों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ईरान ने बंद कर दिया है। مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام کرد در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده तकसीब में शब्द। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से ताजा हमले राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद शुरू हुए। ट्रंप ने ईरान पर आज फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले शुरू हो चुके हैं। यूएस फोर्सेज ने ईरान के 4 शहरों को टारगेट किया। अमेरिका ने सिरिक, मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर यह हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने इस्फहान पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान का यह शहर इंडस्ट्री और मिलिट्री हब के तौर पर पहचाना जाता है। और एक साथ 4 जगहों पर हमले का मतलब यह होता है कि एक सुनियोजित कार्रवाई है। ये हमला ये सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक पूरा मिशन है। और वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC और अमेरिकी सेनाओं के बीच सीधी झड़प हो रही है। इसमें स्पीड बोट, ड्रोन से अटैक लगातार नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं। तो सिरिक, मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर यह हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर घातक हमले की धमकी दी है। और सिर्फ ना धमकी दी है, बल्कि अमेरिका की तरफ से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, खास करके उन इलाकों में जो कि रिहायशी इलाके हैं, ईरान के इंडस्ट्रियल हब है, वहां पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के उन इलाकों की जहां पर अमेरिका ने ताज़ा हमले किए हैं। और इन हमलों में ईरान के 4 शहरों को निशाना बनाया गया, सिरिक, इस्फहान, मिनाब आपको ज़रूर याद होगा जब पहले दिन 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो मिनाब पर भी हमला हुआ था। और मिनाब के एक स्कूल में 170 से 80 बच्चों की जानें गई थी, जो प्राइमरी स्कूल था। एक बार फिर से मिनाब शहर को टारगेट किया है अमेरिका ने। और इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज और बड़े हमले की धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आज ईरान पर जोरदार हमले करेगा। ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि ईरान की सेना तबाह हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है।
we're going to be attacking them very hard. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. Well deserved. Yep. Be part of your administration. Amazing. As well as Senate Majority Leader John Thune and Senate Majority Whip. एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिकी सेना ने तेहरान के वेस्ट में सबसे बड़े शहर करज पर जोरदार हमला किया है, जिसके बाद से अरज के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही ईरान के कज़वीन प्रांत में अबियक के पास 3 धमाकों की आवाज भी सुनी गई है, जैसा कि आप यहां पर इस वीडियो फुटेज में सुन पा रहे हैं। ये करज शहर जहां पर ये हमलों की धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिकी मिसाइलों की आवाज ईरान के कई शहरों में सुनाई दी गई और लोगों ने ये बात भी कही है कि लगातार मिसाइल उन्होंने देखी और उसकी आवाज भी सुनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है, लेकिन ईरान की सरकार गंभीर नहीं है। अमेरिका ईरान पर उसी तरह हमला कर रहा है जैसा राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश है। Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. As you know, we're not in the business of revealing what we're going to do or not going to do, but ultimately what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position. Because again, President Trump, he's willing to go back and fight as necessary, but has given Iran an open hand to make this deal. एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। बुधवार को भी ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में हमले किए थे। एक बार फिर से अमेरिका के ठिकानों को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए हैं, IRGC और ईरान की अफवाज ने सीधी चेतावनी दी है कि बल्कि अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि दुश्मन देशों की सेनाओं को ये इलाका तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने अमेरिकी के कई ऐसे ठिकाने जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, जॉर्डन में, बहरीन में, वहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका की बेस कैंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर ईरान की तरफ से की गई है। अमेरिका ने हमला किया, उसके जवाब में ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान, जॉर्डन और बहरीन में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। जॉर्डन में जो हमला ईरान की तरफ से किया गया वो अमेरिकी बेस का वो जगह थी जिसे हैंगर कहते हैं, जहां पर फाइटर जेट पार्क किए जाते हैं, खड़े होते हैं। उसे टारगेट किया ईरान ने। बहरीन में 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है उसे निशाना बनाया। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट करके मिसाइलें ईरान ने दागी। तो ईरान का ये हमला अमेरिका के बेसिस पर जो कि जॉर्डन और बहरीन में स्थित है, और जॉर्डन में जहां पर फाइटर जेट्स पार्क की जाती हैं, F-35 की अगर बात करें तो उसको नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं, ईरान के इस हमले में
अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हुआ है, ना ही इसके कोई पुख्ता वीडियो सामने आए हैं। लेकिन अमेरिकन बेसिस पर, चाहे वो जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहां पर ईरान ने एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिस डील की बात लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की जा रही है, उस डील के रास्ते में अब ये जंग के बादल छा चुके हैं। जंग की आग भड़क चुकी है। अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और ईरान ने अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया। बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में ईरान ने जबरदस्त हमले किए। इसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। तो ईरान के ताज़ा हमलों के बाद से मनामा से लेकर के कुवैत सिटी तक दहशत का माहौल है, क्योंकि वहां पर रह रहे लोगों में भी दहशत है। लगातार वो भी इन मिसाइलों की आवाज़ सुन पा रहे हैं, आसमान में ड्रोन देख पा रहे हैं और जहां पर भी अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर ईरान ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने ये संदेश क्लियर कर दिया है पहले भी कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी नहीं बख्शेंगे। तो अमेरिका का ताजा अटैक के बाद से तेहरान के आसमान में ईरानी जेट उड़ रहे हैं। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। ईरान की सेना का यह कहना है कि वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सशस्त्र बल और IRGC ने यह कहा कि उनके पास देश की रक्षा करने की पूरी क्षमता है और इसीलिए ईरान भी लगातार ये हमले कर रहा है। आपको याद होगा जब इस साल जंग की शुरुआत हुई 28 फरवरी को, पहले दिन से ही हमने देखा कि ईरान के आसमानों में अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स का कब्जा था। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जो अभी सीज फायर हुआ उसके बाद से अब ईरान अपने हवाई क्षेत्रों की निगरानी खुद अपने फाइटर जेट के जरिए कर रहा है। मतलब ये कि पिछले बीते कुछ दिनों के अंदर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी डेवलप किया है, काफ़ी मजबूत किया है। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए, पहले से भी ज्यादा हमले तेज कर दिए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी का वीडियो रिलीज किया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल विस्फोटक ड्रोन लॉन्च करने में करता है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 20 लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। लेबनान के साथ सीज फायर पर समझौते के बावजूद इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। लेबनान पर किए हमले के बाद ही ईरान ने इजराइल पर कई दिनों के बाद दोबारा अटैक किया था और साफ कहा था कि अगर लेबनान पर इजराइल हमले करेगा तो इसका जवाब फिर ईरान की तरफ से दिया जाएगा। यानी रेजिस्टेंस फोर्सेस के किसी भी घटक को अगर निशाना बनाया जाता है तो ईरान उसका जवाब देगा। और उसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे और उसके बाद हमने देखा था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भी फटकार लगाई थी। लेकिन एक बार फिर से अब खबर यह आ रही कि यानी इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब मतलब ये कि हर तरफ से ये वॉर जो है एस्केलेट होते हुई, भड़कती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच एक ऑयल टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। इसे लेकर के भारत ने कड़ी नाराजगी जताई और अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर पर हमला किया था और उसके इंजन को तबाह कर दिया गया। ऑयल टैंकर पर हुए इस हमले में 3 भारतीय लापता हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पलाऊ का झंडा इस जहाज पर लगा था और हमले के वक्त 28 क्रू मेंबर इस जहाज पर सवार थे, जिसमें से 24 भारतीय हैं। 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अब भी लापता हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस हमले का वीडियो जारी किया और जहाज के इंजन को तबाह करने का दावा किया, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया, अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से, कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था यह जहाज, जिसके बाद इस जहाज को निशाना बनाया गया। और इस हमले को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी कड़ी आपत्ति। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। दर्ज करवाई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा के हांसी से आ रही है, जहां पर फवारा चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने एक जिप संचालक पर ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां शख्स के पीठ सिर में लगी हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
गोलीबारी के दौरान जिम में एक्सरसाइज कर रही एक युवती भी घायल हुई है, जिसका हिसार में इलाज चल रहा है। हमलावर हेलमेट पहन करके आए थे और वारदात के बाद से मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील करके जांच में जुट गई। पुनीत परिंजा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुनीत, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, अभी तक मामला क्या है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कारण जो है वो सामने नहीं आ सके हैं। सुबह 6 बजे का वक्त था जब जिम संचालक जो है वो अपने शोरूम के बाहर जो रैंप बने होते हैं उन्हीं पर ही लड़के और लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार युवक आते हैं और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीब 10 राउंड के आसपास फायरिंग वहां पर की जाती है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। जिम संचालक जो है इकलौता बेटा था और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब वो 10 राउंड फायरिंग होती है तो कुछ छर्रे जो है वहां पर जिम कर रही एक लड़की को भी लगते हैं, जिसके पास के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल पूरे इलाके को सील करके पुलिस जो है अब जांच में जुटी है कि आखिरकार क्या वजह थी, क्यों ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने हुआ है, क्या कोई पहली पुरानी रंजिश थी, क्या वजह थी। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है। जी पुनीत, तस्वीरों में हमें साफ दिख रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर के आए हैं, हालांकि उनका मुंह ढका हुआ है। अब तक के सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद क्या पुलिस कुछ कहने की स्थिति में है कि हमलावर कौन है, किसके इशारे पर यह काम किया गया? पुनीत से हम जानकारी लेंगे, लेकिन ये फुटेज जरा आप देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार आते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोग सीढ़ियों पर कार्डियो कर रहे हैं और बंदूकधारी यहां पर आते हैं और एक के बाद एक 10 राउंड फायरिंग करते हैं और जो जिम संचालक है उस पर यह हमला किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे से यह हमला किया गया, जिस वजह से जो जिम संचालक है उसके पीठ पर पहले गोली लगी, उसके बाद उसके सिर पर गोली लगी और मौके पर ही इस शख्स की मौत हो गई। इस शख्स ने मुंह चेहरा अपना ढक रखा है, नकाबपोशी। ये बदमाश बाइक से आ रहा है, 2 लोग बाइक से आ रहे हैं। पीछे वाला शख्स बाइक से उतरता है, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ इस शख्स ने व्हाइट कैप लगाए हुए जिम संचालक पर यह फायरिंग करना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों को देख करके साफ ये अंदाजा लग रहा है कि हमलावरों को पहले से ये खबर थी कि सुबह के वक्त इस तरीके की ट्रेनिंग बाहर सड़क पर होती है। जिम के बाहर के जो सीढ़ियां हैं वहां पर कुछ एक्टिविटीज होती है और वहीं पर जिम संचालक भी मौजूद होगा और ये सारी रेकी शायद पहले की गई होगी और उसी आधार पर ये हमलावर मौके पर पहुंचे और बहुत करीब से गोली मारी गई और करीब 10 राउंड फायर किए हमलावरों ने और उसके बाद वो मौके से बहुत आराम से वहां से फरार हो गए। जाहिर है जो लोग वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे उनके बीच अफरा तफरी मच गई। एक लड़की जो वहां पर एक्सरसाइज कर रही उसको भी कुछ छर्रे लगे हैं, वो भी जख्मी हुई है, लेकिन जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुनीत परिंजा हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। पुनीत, जो अब तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है उसके बिना पर पुलिस क्या बता पा रही है कि कौन हो सकते हैं हमलावर? देखिए, पुलिस जो है फिलहाल अभी शुरुआती जांच है, क्योंकि सुबह 6 बजे की ये घटना थी। उसके बाद पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे इलाके को कोड ब्लॉक कर दिया जाता है और जिस जगह ये घटना हुई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त था तो दुकानें अभी नहीं खुली थी, इसलिए ज्यादा लोग भी वहां पर नहीं थे, सिर्फ इक्का दुक्का लोग वहां पर मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जाएंगे, लेकिन जब जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें खोलेंगे उसके बाद ही जाहिर तौर पर उनकी डीवीआर से सीसीटीवी जो है जांच आगे बढ़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। क्योंकि नंबर प्लेट जाहिर तौर पर जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो जो नंबर प्लेट्स होती हैं इस तरह की मोटरसाइकिल्स पर वो जाहिर तौर पर फेक होती हैं, उनको बदला जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे इस तरह के चीजें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त थोड़ा गुजरेगा और तस्वीर साफ हो पाएगी और जाहिर है कि परिवार भी कुछ ना कुछ जरूर बताएगा कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से का हमला करके उनके परिवार के एक शख्स की हत्या करके चले गए। बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद दिल्ली की जिम में भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े हुए गैंगस्टर अनिल पंडित यूएसए ने पश्चिम विहार इलाके में
24/7 फिटनेस दिल्ली जिम पर फायरिंग करने का दावा किया है। गैंगस्टर अनिल पंडित ने ऑडियो नोट और फेसबुक पर धमकी भी दी है। गैंगस्टर का दावा यह है कि गुरु रंधावा की जिम पर फायरिंग की गई है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक जिम ओनर पर फायरिंग का मामला सामने आया। बीती रात 10 बजे पुणे के सहकार नगर में 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। 2 गाड़ियों से आए 4 अपराधियों ने एक जिम के ओनर योगेश बानेकर पर यह हमला किया। इस गोलीबारी की वारदात में जिम ओनर घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फायरिंग की वजह एक पुराना विवाद माना जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर 2 समुदाय में हुई हिंसक झड़प में एक पक्ष ने पहले जमकर पथराव किया और फिर फायरिंग भी कर दी। पथराव और फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। विवाद के बाद से मस्जिद के पास मकानों की छत से ये पत्थर फेंके गए। इसके बाद एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पथराव और फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पथराव और फायरिंग करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की जा रही है। फायर, पहली फायर, दूसरी फायर और ये तीसरी फायर। मस्जिद के पास वाले मकान की छत से दनादन फायरिंग की गई। फायर, छत पर मौजूद एक शख्स फायरिंग कर रहा था तो बाकी लोग बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे। दूसरी छत से भी लोग सामने की तरफ बड़ी बड़ी ईंट से वार कर रहे थे। सरेआम कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली ये तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के रुड़की से आई है। मस्जिद के पास वाले मकान की छत पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 छत पर 8 लोग हैं। इनमें से 7 लोग जो पत्थर मार रहे हैं, लेकिन एक फायरिंग कर रहा है। 7 जून को रुड़की के मंगलोर स्थित लिबरहेड़ी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पत्थर और गोली चलने लगी। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि गांव के कुछ लोग मस्जिद के पास के मकान की छत पर मौजूद हैं, जो दूसरे पक्ष पर फायरिंग के साथ साथ पत्थर भी फेंक रहे हैं। रुड़की में 2 समुदायों के बीच पत्थरों से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गोलियों तक पहुंच गई। फायरिंग के बाद निकलता सफेद धुआं और बैकग्राउंड में गूंजती गोलियों की आवाज गवाही दे रही है कि घटना के वक्त लिबरहेड़ी गांव में कैसा माहौल रहा होगा। पास के मकान की छत से भी पत्थरों की बरसात की जाने लगी। हालात बिगड़े तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलोर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को मौके से ही पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस को 112 की सूचना मिली, फौरन थाने से एक बड़ी टीम भेजी गई। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस अब इन्हीं वीडियोस के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर रही है और जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी। अगली खबर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से, जहां पर अवैध कब्जे पर बने निर्माण को बुलडोजर से गिराने के दौरान पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने बुलडोजर और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पिंपरी चिंचवड महानगर निगम ने कुदालवाड़ी इलाके में कब्जा कर जमीन पर बने 11 धार्मिक स्थलों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया था। मंगलवार रात को जब अवैध मस्जिद को गिराया जा रहा था, तब समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। नगर निगम की टीम के साथ पुलिस पर भी पत्थरबाजी की।
जिसमें महानगर निगम और पुलिसकर्मी समेत कुल 19 लोग घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में पिंपरी चिंचवड़ की चिखली पुलिस ने 500 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिनमें से 30 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इन्हें पिंपरी अदालत में पेश किया गया, जहां पर इन उपद्रवियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इसके साथ ही पथराव करने वाले फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक के पास से लापता हुई एमबीए छात्रा बबीता पांडे के लापता होने के 13वें दिन भी उसकी तलाश जारी है और अब तक उसकी कोई खबर नहीं। बबीता की तलाश में देश की 6 बड़ी एजेंसीज लगी हैं और पहाड़ की खाक छान रही हैं। सर्च ऑपरेशन में लगे 120 लोगों की टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनआईएम के पर्वतारोही, उत्तराखंड की पुलिस, वन विभाग की टीम और वहां के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो भी इस टीम में शामिल हैं। बबीता की तलाश में नदी, तालाब, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं मैनुअल सर्च के साथ ही ऊंची पहाड़ियों और जो दूर दराज के इलाके हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी बबीता को तलाश करने में लगी है। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वादियों में शामिल दयारा बुग्याल की खामोशी के बीच एमबीए की छात्रा बबीता की तलाश में उड़ते हेलीकॉप्टर, जमीन पर पर्वतारोहियों की टीम और नदी में बोट के जरिए जारी सर्च ऑपरेशन के बीच ये सवाल अब भी कायम है कि बबीता को दयारा बुग्याल निगल गया या फिर वो खुद किसी ट्रैक के सफर में खो गई। बबीता के लापता होने के 13वें दिन भी उत्तरकाशी की पहाड़ियों में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। 29 तारीख की ये तस्वीर उस कैंप के पास की है जहां बबीता ठहरी हुई थी। ये बबीता का आखिरी वीडियो है और दयारा बुग्याल ट्रिप पर गई एमबीए छात्रा बबीता पांडे की यह आखिरी तस्वीर है। तस्वीर में बबीता जिन खूबसूरत वादियों को निहार रही है, उन्हीं वादियों में आज देश की 6 बड़ी एजेंसियां बबीता की तलाश में खाक छान रही हैं। सर्च ऑपरेशन में लगे 120 लोगों की टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनआईएम के पर्वतारोही, उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग की टीम और लोकल ग्रामीण शामिल हैं। सब बबीता की तलाश में नदी, तालाब और जंगल की खाक छान रहे हैं। बड़ी व्यापक स्तर पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से स्टार्टिंग से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बाद में इस अभियान का दायरा और बढ़ाते हुए इसमें एनडीआरएफ की टीम, एनआईएम की टीम और स्थानीय प्रशासन, वन विभागीय और जो स्थानीय ग्रामीण भी है वो भी इसमें सर्च एंड ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। मैनुअल सर्च के साथ साथ ही ऊंची पहाड़ियों और इंसान की पहुंच से दूर इलाकों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस भी जारी है। तो वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी बबीता का सुराग ढूंढने में लगी है। जिस बबीता की तलाश में एजेंसियां धरती से आकाश तक एक की हुई हैं, वो 29 मई को अपने 2 साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी और गोई नामक जगह पर रुकी थी। 30 मई को ट्रैकिंग के दौरान बबीता अचानक लापता हो गई। तब से आज तक बबीता की तलाश जारी है। जिस गोई कैंप के पास से बबीता गायब हुई थी, उसके आसपास के जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, सुनसान स्थानों और जल स्रोतों की भी गहन तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। बबीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे रहस्य और गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक बबीता के मोबाइल की लास्ट एक्टिव लोकेशन दयारा ट्रैक के पड़ाव गोई क्षेत्र से लगभग 200 मीटर नीचे बताई जा रही है। एक तरफ प्रशासन की कई टीमें कंबाइंड ऑपरेशन के जरिए बबीता को तलाशने में लगी हैं, तो वहीं पुलिस ने कोलकाता मनेरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की पड़ताल के साथ बबीता के संपर्क में रहने वाले लोगों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान ट्रैकिंग और कैंपिंग एजेंसी की लापरवाही भी सामने आई है। उत्तरकाशी के जिला पर्यटन अधिकारी ने संबंधित एजेंसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और साथ ही विभाग आगे की कार्रवाई भी कर रहा है।
उसमें फिर हमारे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें सघन चेकिंग की जा रही है और जो इनके 2 साथी थे जो मिसिंग महिला है उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनसे भी बाकी इसमें पूछताछ चल रही है। जो प्रथम दृष्टया इसकी गलती दिखाई दे रही है एजेंसी स्वामी की और गाइड की भी, क्योंकि गाइड भी वहाँ ट्रैक के दौरान मौजूद नहीं था जिसके आगे परमिशन में जिसको दिखाया गया कि गाइड वहाँ होना चाहिए। तो उस गाइड का भी जो है हम इस अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे उसको सस्पेंड कर रहे हैं और जो एजेंसी है इसको भी फर्दर गतिविधियों के लिए, एडवेंचर गतिविधियों के लिए इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं और इसमें जिलाधिकारी महोदय को ये प्रस्तुत किया जा रहा है पूरा प्रकरण और इसको पूर्णतः प्रतिबंधित इसके द्वारा कोई गतिविधि हम संचालित न हो ऐसा सुनिश्चित करेंगे। 24 साल की बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन और परिवार की सबसे बड़ी संतान है। बड़ा भाई हर्षित पांडे और उनकी मां उत्तरकाशी में बचाव टीमों के साथ मौजूद हैं, जबकि छोटा भाई तनुज पांडे दादी और दिव्यांग पिता रामनगर में बबीता की सकुशल वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं, मम्मी भी भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं। वो MBA फाइनल था उसका और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और बेटा हम चाहते हैं हमारी जो पोती है सूरत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू, यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा वहाँ। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हमको ये पता थोड़ी था कि ऐसा होगा कहीं। उत्तरकाशी के जिस दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता लापता हुई है वो उत्तराखंड के सबसे मशहूर अल्पाइन घास के मैदानों में गिना जाता है। सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर और गर्मियों में दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान इसे देश विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। यहाँ से बंदरपूंछ, श्रीकंठ, द्रौपदी का डांडा और गंगोत्री पर्वतमाला के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों ट्रैकर इस क्षेत्र का रुख करते हैं। बबीता भी उन्हीं सैलानियों में शामिल थी जो ट्रैकिंग के जरिए इस खूबसूरती को और करीब से निहारना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर वो लापता है और 13वें दिन भी उसकी तलाश जारी है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का हंगामा प्रदर्शन जारी है। वहां लगातार तनाव जैसे हालात बने हुए। सेना के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ पिछले 4 दिन से वहां आंदोलन चल रहा है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। बीती रात रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और ये कैंडल मार्च पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ के खिलाफ निकाला गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। बीती रात मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईदगाह में इकट्ठा होने की अपील की गई। लोगों का आरोप यह है कि पाक रेंजर्स ने बुधवार को भी बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। ये भी दावा किया गया है कि मार्च को रोकने के लिए पाक रेंजर्स ने सुदान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर भी सड़क खोद दी। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और जॉइंट आगामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात में कैंडल मार्च निकाला गया। एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की, हिस्सा लिया और ये सब कुछ पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही बर्बरियत के खिलाफ। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जयपुर पुलिस ने कजाकिस्तान से MBBS की पढ़ाई कर भारत में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया। इन आरोपियों ने हाल ही में एक 75 वर्षीय महिला डॉक्टर को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था और उनके साथ 24 लाख की ठगी को अंजाम दिया।
जयपुर में महिला डॉक्टर के साथ हुई ठगी के ठीक बाद इस गिरोह ने बेंगलुरु में 40 लाख से ज्यादा की ठगी की। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरोह के 2 अहम सदस्य गणेश चौधरी और दुष्यंत जांगिड़ को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई और उसका साथी जगदीश फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से डिजिटल करेंसी, 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक और लाखों का कैश बरामद किया। तीनों ही बंदे जो नामजद हैं वो कजाकिस्तान से MBBS करके आए हैं और उसके बाद जब कोई रोजगार इनको नहीं मिलता है तो ये मिल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने प्लान की और पहली घटना जो राजस्थान में हुई उसमें इन्होंने 24 लाख रुपए आर्टिफिस कराई है। अभी गणेश चौधरी जो अरेस्ट हुआ है उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल की सिम और मोबाइल और साथ में ATM कार्ड्स 32 ATM कार्ड्स मिले हैं, 8 पासबुक्स हैं, 8 चेक बुक्स हैं। भारी मात्रा में इनके पास अन्य सामान भी है जो ये साबित करता है कि इनका पूरा प्लान करके इस तरह की। और सबसे बड़ी बात क्या है, नए नए लोग उक्त जो पैसा आता है उसको निकालने के लिए नए नए लोगों को ये कुछ भी झांसा दे करके फंसाते हैं। एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ, दुष्यंत जांगिड़, जिसके खाते में 3 लाख रुपए उक्त 24 लाख में से आए थे। दुष्यंत जांगिड़ से पूछताछ की गई तो ये तथ्य आया कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है कि 3 लाख रुपए आप निकलवा दो, आपके अकाउंट में हम डाल देते हैं, हमें जरूरत है, हम आपको 12,000 रुपए दे देंगे। क्योंकि उक्त व्यक्ति का जब आप क्लियर है कि 3 लाख रुपए मेरे नहीं है और मैं अकाउंट में ले रहा हूं तो प्रथम दृष्टया लालच और आपराधिक सोच रही, तो उसको भी अरेस्ट किया है और उसको जेल दाखिल करा दिया। अभी गणेश चौधरी अभी PC पर है, पुलिस कस्टडी में, उससे इंटरोगेशन चल रहा है। साइबर फ्रॉड की डॉक्टर गैंग गिरोह की सबसे चर्चित वारदात जयपुर की है, जहां पर 75 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ 24 लाख की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बता करके महिला को लगातार 4 दिनों तक वीडियो कॉल और फोन पर डराया। महिला डॉक्टर को बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट आतंकवादी गतिविधि और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखा करके आरोपियों ने महिला से 24 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस के मुताबिक जयपुर की वारदात के तुरंत बाद इसी गिरोह ने बेंगलुरु में भी 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। दो पक्षों में जमीन की लड़ाई, कहां पर पत्थर के साथ लाठी डंडे चलने लगे। एक महिला अस्पताल पहुंची तो क्यों डॉक्टर सहम गए, मरीज भागने लगे। पुलिस वालों को उड़ाने वाले ब्लैक SUV के ड्राइवर को किस शहर की पुलिस तलाश रही है। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। दो पक्षों में जिस तरह से लाठी भांजी जा रही है मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। कोई न देख रहा है न समझ रहा है, बस सामने वाले पर लाठी बरसाया जा रहा है। किसी को यह फिक्र नहीं कि अगर डंडा सिर पर लग जाए या किसी संवेदनशील अंग पर लग जाए तो जान भी जा सकती है। लठैतों में पुरुष हैं तो महिलाएं भी, और तो और बुजुर्ग भी लाठी लेकर अटैक को तैयार है। लाठी से चोट खाया ये शख्स तो इतने गुस्से में आ गया कि इसने सामने वाले को मारने के लिए दीवार पर लगी ईंट निकालने की कोशिश की। हालांकि प्लास्टर मजबूत होने की वजह से वो ईंट निकाल नहीं पाया। एक पक्ष के लठैत जब थोड़ी दूर भागे और लाठियों का वार थमा तो पथराव शुरू हो गया। बड़े बड़े ईंट और पत्थर मारे जाने लगे। कुछ लोग तो छत पर चढ़ गए और वहीं से विरोधी पक्ष पर ईंट मारने लगे। दो पक्षों में ये मारपीट की घटना झारखंड के गिरिडीह की है। जिले के देवरी थाना क्षेत्र के गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवादित जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर तनातनी चल रही थी। बुधवार को एक बार फिर से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लाठी डंडों और पत्थरों की हिंसक झड़प में बदल गई। हमले में किसी के सिर फूटे तो किसी के हाथ और पैर जख्मी हुए। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तेजी से रॉन्ग साइड से भाग रही काली कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन ड्राइवर तो किसी भी कीमत पर मौके से भागने की फिराक में था। मौके पर तैनात 2 ट्रैफिक कर्मी तो किसी तरह कार की चपेट में आने से बच गए, लेकिन भागने के चक्कर में ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात तीसरे ट्रैफिक कर्मी को कुचलता हुआ भाग निकला। ट्रैफिक कर्मी को कुचलने की यह घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना कहीं और की नहीं, राजधानी दिल्ली के सराय जुलेना रेड लाइट की है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर ये कार फरार हो गई। बुधवार को सुबह करीब 10:30 बजे सराय जुलेना रेड लाइट पर 3 ट्रैफिक कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी एक काले रंग की कार का ड्राइवर रॉन्ग साइड से तेज और लापरवाही से चलाते हुए आया और उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसे में हेड कांस्टेबल राहुल कुमार घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। गली में एक बाइक पर 2 युवक बैठे थे। सामने खड़ा तीसरा युवक मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। बाइक पर बैठे दोनों युवक भी उससे कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बाइक के पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और सामने खड़े युवक के साथ खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद तीसरे युवक ने नहीं की थी। बाइक सवार बदमाश ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं से एक महिला गुजर रही थी, लेकिन चाकू से हमला देखकर वो भी घबरा गई और वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। युवक को चाकू से गोदकर बुरी तरह घायल कर दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। युवक पर चाकू से हमले की यह तस्वीर हरियाणा के सिरसा की है। हमले में बुरी तरह से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। सड़क पर जा रहे बाइक सवार के आगे अचानक एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आया और बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश की। बाइक सवार बचने के लिए किनारे की ओर गया, लेकिन उसकी बाइक स्लिप कर गई और वो सीधा डिवाइडर पर लगे ग्रिल से जा टकराया। ग्रिल से टकराते ही बाइक सवार वहीं गिर गया। ये वीडियो महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां पुलिस वाले की वजह से बाइक सवार की जान पर बन आई। आप एक बार फिर देखिए बाइक सवार कितने खतरनाक तरीके से गिरा और बेसुध होकर काफी देर तक बाइक के नीचे ही दबा पड़ा रहा। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। अगर उसके सिर में चोट आती तो कुछ भी हो सकता था। पुलिसकर्मी ने उसे उठाया, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी नजर आया। पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाली सड़क पर अचानक बाइक सवार को क्यों रोकने लगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अगर हेलमेट नहीं होने की वजह से चालान काटने के लिए ऐसा किया हो तो ये दोनों के लिए काफी खतरनाक था। हालांकि वीडियो में आप कई दूसरे 2 व्हीलर वालों को गुजरते देख सकते हैं जो हेलमेट नहीं पहने हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली के चक्कर में पुलिस वाले इस तरह की हरकत करते हैं। हाथ में चाकू लिए ये महिला अस्पताल में आई और चेयर को धक्का देकर सामने खड़े लोगों पर बरस पड़ी। इतना ही नहीं, चेयर पर बैठकर वो मौजूद लोगों को धमकाने लगी। हाथ में चाकू लिए महिला को देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। केसरिया टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी ये महिला जब चेयर खिसकाकर टेबल की ओर सरकी तो घबराया युवक किसी को फोन करने लगा। महिला ने टेबल पर चाकू गाड़ने की कोशिश की, फिर पेपर्स चेक करते हुए दोबारा से लोगों को डांटने लगी। हैरान करने वाला ये वीडियो दिल्ली के करीब गाजियाबाद के MMG अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है। महिला वहां रखी सारी फाइल इधर उधर फेंकने लगी। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नहीं होने पर वो नाराज थी और तुरंत इलाज के लिए महिला चिकित्सक को बुलाने की मांग कर रही थी। महिला के हाथ में चाकू देखकर वहां मौजूद डॉक्टर, कर्मचारी एक-एक कर भाग गए। मरीज भी घबरा गए। 10 मिनट तक चले ड्रामे के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।
बाद में सुरक्षा कर्मियों ने महिला के हाथ से चाकू छीन लिया, जिसमें उसको चोट भी आई। पुलिस के मुताबिक महिला साहिबाबाद की रहने वाली है और मानसिक रोग से पीड़ित है। उसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल महिला को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है।